अगर आपका किसी के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और आपने उस मैटर पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, क्या आप सेम डिस्प्यूट को दोबारा किसी दूसरे कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? और अगर कोर्ट ऑलरेडी उस मैटर पर फाइनल डिसीजन दे चुका है, क्या आप वही केस दोबारा शुरू कर सकते हैं? और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर सकता है बिना आपको सुने? इन तीनों क्वेश्चंस का कनेक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी सीपीसी से। और आज के वीडियो में हम सीपीसी के यूनिट 1 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ऐसे कि ये वीडियो एलएलबी स्टूडेंट्स के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी यूजफुल हो और जनरल पब्लिक को भी सिविल केसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, सीपीसी क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बेसिकली ये बताता है कि सिविल कोर्ट्स में केसेस का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब केस कैसे फाइल होगा, पार्टीज कौन होंगी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे चलेगी, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे और कोर्ट्स किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डिसीजन तक पहुंचेगा। इसलिए सिंपल वर्ड्स में सबस्टेंटिव लॉ बताता है कि आपका लीगल राइट्स क्या है और प्रोसीजरल लॉ बताता है कि उस राइट को कोर्ट के सामने कैसे इन्फोर्स करना है। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पर जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में जज ने डिसीजन के रीजंस क्या दिए, दैट्स द जजमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग decree is the formal expression of an adjudication which conclusively determines the rights of the parties regarding matters in controversy in the suit. Simple language, decree is the formal expression of the court's conclusive determination of rights in a suit. Order. Section 2 subsection 14 के अकॉर्डिंग an order is the formal expression of a decision of a civil court which is not a decree. तो एक इजी मेमोरी ट्रिक है, जजमेंट इज इक्वल टू रीजंस, डिक्री इज इक्वल टू फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मल डिसीजन विच इज नॉट ए डिक्री। ये डिस्टिंक्शन एग्जामिनेशन में बहुत कॉमनली पूछी जा सकती है। अब आते हैं एक वेरी प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर, रेस सब जुडिस। सेक्शन 10 सीपीसी, सपोज ए और बी के बीच एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है। अब सबस्टेंशियली सेम मैटर सेम पार्टीज के बीच दूसरी शूट भी फाइल कर दी जाती है। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि पैरेलल प्रोसीडिंग्स और कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस को अवॉइड किया जाना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को सेक्शन 10 रेस सब जुडिस डील करता है। इजी वे टू रिमेंबर, रेस सब जुडिस इज इक्वल टू मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग।
इसका पर्पस पनिशमेंट देना नहीं बल्कि पैरेलल ट्रायल्स और कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट को प्रिवेंट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस अंडर सेक्शन 10 सीपीसी। अब इमेजिन कीजिए कि सेम डिस्प्यूट पर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑलरेडी फाइनल डिसीजन दे चुका है। क्या आप एग्जैक्टली वही मैटर दोबारा लिटिगेट कर सकते हैं? जनरली नहीं। यहां आता है रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11 सीपीसी। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ए मैटर which has already been finally decided between the parties by a competent court should not be tried again. इंपॉर्टेंट कंडीशंस को सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए। फॉर्मर शूट होना चाहिए, मैटर डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियली इन इशू होना चाहिए, पार्टीज सेम हो या पार्टीज क्लेमिंग अंडर देम, पार्टी सेम टाइटल में लिटिगेट कर रही हो, फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट हो, मैटर हेयर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो चुका हो। सबसे इजी डिफरेंस, रेस सब जुडिस यानी कि केस पेंडिंग और रेस जुडिकाटा मींस केस ऑलरेडी डिसाइडेड। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए मस्ट रिमेंबर है। यूनिट 1 में एक और कॉन्सेप्ट है, बार टू फर्दर सूट। सेक्शन 12 सीपीसी के अकॉर्डिंग, वेयर द रूल्स प्रिक्लूड ए प्लेंटिफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, a further suit cannot be instituted. Simple idea, लॉ कुछ सिचुएशंस में सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फर्दर सूट को बार करता है। इसलिए एक क्विक सीक्वेंस याद रखिए। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। अब एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन, इमेजिन आपको जेन्युइन एप्रीहेंशंस है कि अपोजिट पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके आपके अगेंस्ट कोई इंटरिम ऑर्डर लेने की कोशिश कर सकती है। आप क्या करेंगे? यहां आता है कवीट, सेक्शन 148A सीपीसी। कवीट का बेसिक पर्पस है कि अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो कवीटर को हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाए बिफोर एन ऑर्डर इज पास्ड, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। पर्सन फाइलिंग द कवीट इज कॉल्ड द कवीटर। इजी मेमोरी, कवीट इज इक्वल टू हियर मी बिफोर यू पास एन ऑर्डर। स्टूडेंट के लिए सेक्शन 148A रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है। जनरल पब्लिक के लिए कवीट का प्रैक्टिकल पर्पस समझना इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को पहले से इन्फॉर्म करना दैट यू वांट एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड इफ द एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन इज मेड। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए सीपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजंस अवेलेबल हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 141 रिकॉग्नाइजेस द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द कोर्ट प्रोसेसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट सेक्शन 151 का यूज करके सीपीसी के एक्सप्रेस प्रोविजंस को सिंपली इग्नोर कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 151 सीपीसी, और आंसर में दो फ्रेजेस जरूर याद रखिए, एंड्स ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब सिलेबस में दिए गए
बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को क्विकली कवर करते हैं। फॉरेन कोड सेक्शन 2(5). A court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. Foreign judgment section 2 subsection 6. The judgment of a foreign court. Mesne profits section 2 subsection 12. Basically profit received or which might have been received with ordinary diligence by a person in wrongful possession of property subject to the statutory definition. Simple language, wrongful possession से जो profits मिलते हैं they are called mesne profit subject to the requirement of the law. Affidavit, a written statement of facts sworn or affirmed by the person making it before an authorized person. Suit of civil nature section 9 is very important. Civil courts have jurisdictions to try all suits of a civil nature except those whose cognizance is expressly or impliedly barred. Plaint. Plaint is the pleading through which the plaintiff sets out the basis of the claim and relief sought. Written statement. Written statement is the defendant's response to the plaintiff case. Easy. Plaintiff side. Written statement. Plaintiff side. Written statement, defendant side. Legal representative. Section 2 subsection 11 broadly refers to a person who in law represents the estate of a deceased person and includes a person who intermeddles with the estate. अब 1 मिनट में पूरा यूनिट 1 रिवाइज करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिग्री, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 फॉरेन कोर्ट्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जजमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 mesne profit, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑर्डर, सेक्शन 9 suit of civil nature, section 10 res sub judice, section 11 res judicata, section 12 bar to further suit, section 148A caveat, section 151 inherent powers. And remember these two golden lines: res sub judice is equal to pending matter, res judicata is equal to finally decided matter. If you are an LLB student, यूनिट 1 से स्पेशली प्रिपेयर डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, caveat and inherent powers. And if you are not a law student, the important takeaway is simply this: civil litigation has a procedure. You cannot always file the same dispute again. Parallel proceedings are regulated, and in appropriate situation, the law provides mechanism to ensure that a person gets an opportunity to be heard. So this was unit 1 of Introduction to the Code of Civil Procedure 1908, explained in a way that is useful both for LLB examination preparation and basic legal awareness. If you are preparing for LLB third semester exams, save this video for revision. And if you simply want to understand how civil cases actually work in India, stay connected, because in the next video, we will take up the next units in the same simple format. See you in the next video.